रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमने पढ़ना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके लिए बेटा। मेरे ख्याल से इसमें जो मैंने करवाया था, मार्क करवाया था, वो 3 चीज़ें करवाई थी। RS1 में जो हमने बेसिकली 3 चीज़ें करनी है, एक हमने करना है सेक्शन 17, और एक हमने करना है सेक्शन 18, और एक हमने करना है सेक्शन 49। ये 3 पार्ट हैं हमने बेसिकली हमने RS1 के हिसाब से करने हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी करवाऊंगा। तो ये 4 चीज़ें हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है बेटा। और इन 4 चीज़ों से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर बनता है बेटा, ठीक है। और बाकी जो इस चैप्टर में और जो छोटा मोटा कंसेप्ट रिलेवेंट रहेगा, वो हम अभी नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे, जो हम ट्यूसडे को मैं मार्क करवाऊंगा आपको बेटा। RS2 मंडे को आपका SLCM का टेस्ट है, ठीक है, और ट्यूसडे को जूरिस्प्रूडेंस RS2 का सेशन है। और RS2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रिवीजन शेड्यूल, उसमें मैं अपने टॉप जो मुझे बेस्ट पता है इंपॉर्टेंट, तो मैं पूरा अपना जोर लगा दूंगा RS2 को फ्रेम करने में। इसलिए आप ट्यूसडे की क्लास प्लीज मिस ना करें अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो सीएमसी की आपने आर्गुमेंट किया था, एस्केलेशन नहीं करवाई थी, स्टार्ट नहीं होगा उसमें से मार्किंग हुई थी बस। वो बात ठीक है बेटा आपकी, लेकिन आपका तो दिसंबर अटेम्प्ट है ना बेटा, यस। तो जो बेस्ट कर सकते हो करना बेटा। ओके। जो आप बेस्ट, वट एवर बेस्ट यू कैन डू, यू शुड डू, ठीक है बच्चे। तो उसमें से कम पूछूंगा, जो स्ट्रेटेजी चैप्टर है उसमें से ज़्यादा पूछूंगा, ठीक है, जो उसमें से आसान होगा। जो RS1 में मैंने मार्क करवाया है, एक्सप्लेन नहीं करवाया, उसमें मैं जो आसान होगा वो आएगा, जो आप इजीली पढ़ के भी कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस। ठीक है बच्चे, बात समझ में आए कि नहीं आए? चलो बेटा, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो उसकी इस क्लास की मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, ठीक है। किसी को कोई और डाउट कोई है तो बेटा आज की क्लास में कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम में इसका आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेटा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको इसमें। एक तो देखो, सरकार चलती है, पैसे से चलती है बेटा, सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाना, मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बेटा, है ना, क्योंकि कई सारे स्टेक होल्डर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं ना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द कंसेप्ट फर्स्ट। अगर आप कंसेप्ट को कॉम्प्रीहेंड करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट इज ए स्टेक होल्डर, वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस सिस्टम। तो एक सिस्टम का पार्ट है गवर्नमेंट, एक सिस्टम का पार्ट है लोग, ठीक है, एक सिस्टम का पार्ट है कोर्ट्स, ठीक है बेटा। तो हर एक पॉइंट के एंगल से, हर एक के व्यू पॉइंट से मैं इस रजिस्ट्रेशन एक्ट का कंसेप्ट आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो बेटा, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट करवाओगे, ठीक है, सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक रजिस्ट्रार का ऑफिस बनाया हुआ है। उसमें कुछ चीज़ों की, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। जब आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ऑब्वियसली आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, सरकार का उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, सरकार को उससे कमाई होती है, और तो सरकार को पैसा चाहिए होता है गवर्नेंस के लिए, तो सरकार की इनकम हो जाती है। सरकार को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, सड़कें बनानी होती है, वो बहुत सारे प्लोथरा ऑफ वर्क सरकार करती है। तो सरकार को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ हैं जहाँ से सरकार पैसा कलेक्ट करती है। तो इट इज़ वन ऑफ दैट सोर्स ऑल्सो, ठीक है बेटा। कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है बेटा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होती है, जो कंसर्न्ड पार्टीज होती हैं, जो रजिस्ट्रार के सामने उस डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है, और रजिस्ट्रार के रजिस्टर में पहले तो समझ लो कि हर डिस्ट्रिक्ट को, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता है, एक रजिस्ट्रार होता है, और उस रजिस्टर के अंदर तहसील होती है, ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एक सब रजिस्ट्रार होता है। सब रजिस्ट्रार का अपना अपना एरिया होता है, उस एरिया के अंदर वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। यानी जिन जिन ट्रांजेक्शन्स की किसी भी लॉ में, ठीक है, किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी लॉ कहता है कि चीज़ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जैसे TPA कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, समझ की बात। तो TPA की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी जो भी दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, किसी कानून से आती है। कोई लॉ कहता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको, दैट इज दैट सिंपल।
है ना, इट्स क्वाइट सिंपल ना बेटा, समझ आ रही बात की नहीं आती? टीपीए का एग्जांपल दिया मैंने। कंपनी चलाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, कंपनी चलाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके लिए कंपनी लॉ में अलग से रजिस्टर आता है, Yes. ये बात भी समझना जरूरी है। अब कोई एक्ट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं लेकिन अपना रजिस्ट्रार खुद अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी का एग्जांपल दिया, तो कंपनी का एग्जांपल इस एक्ट के में फॉल करेगा, हाँ करेगा, लेकिन क्योंकि सेक्शन 17 की एक्सेप्शन में आ जाएगा वो बात। समझाऊंगा बेटा, थोड़ा प्लीज होल्ड करो, थोड़ा सा समझाऊंगा। वैसे यू रेज अ गुड पॉइंट, है ना बेटा? तो उसका जवाब ये है कि कुछ एक्ट्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक रजिस्ट्रार नहीं बताते। हेलो, Yes, sir. ठीक है? तो फिर और कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं लेकिन अपना आरओसी खुद बनाते हैं। जैसे कंपनी लॉ अपना आरओसी खुद बनाता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होती, कंपनी लॉ में होती है। वो लोग बात समझ में आए कि नहीं? कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर ना बेटा? ये कंसेप्ट दोबारा से फिर रेज होगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? वहां और अभी आपको जवाब मिल गया, Yes, sir. क्योंकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ में रिक्वायर्ड होती है और कंपनी लॉ अपना आरओसी खुद बनाता है। हर स्टेट का अपना आरओसी होता है और हर कंपनी की जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहां के आरओसी के पास करवाओगे। ये कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उस रजिस्टर में एंट्री को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ये बात क्लियर है? अब क्योंकि कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें पार्टीज के इंटरेस्ट राइट्स जुड़े होते हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे दादा ने परदादा ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो हमें इनहेरिट हुई है, कल को कोई और आके अपना क्लेम ना कर दे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, हम बेदखल ना कर दे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले, तो इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं, ताकि किसी डिस्प्यूट के केस में कोर्ट उन एविडेंसेस को सीख कर सके और ये फैसला ले सके कि प्रॉपर्टी पे किसके राइट्स थे। तो कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोर्ट को फैसला लेने में आसानी होगी जिन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन होगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो रजिस्टर है उससे कोर्ट को आसानी होगी फैसला लेने में। ये बात समझ में आया कि नहीं आई? क्योंकि हमें एविडेंस एक्ट पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं कि ओरल एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत, ठीक है, कोर्ट को ये सहूलियत हो जाती है कि ये फैसला लेने में कि सर्टेन राइट्स बिलोंग टू हूम, ठीक है? और हमारे लिए भी सहूलियत हो गई, कोर्ट के लिए भी सहूलियत हो गई, गवर्नमेंट के लिए भी सहूलियत हो गई, इसलिए कंसेप्ट बनाया रजिस्ट्रेशन। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई पॉइंट, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन का ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज़ पढ़ेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे यहाँ तक पढ़ेंगे। तो लेक्चर को करूँगा मैं 5 मिनट के लिए पॉज और टाइम दूंगा आपको 5 मिनट बेटा, है ना? मुझे गिनती के ना बच्चों, हेलो समझो बेटा, मुझे गिनती के चार कंसेप्ट बताने इस एक्ट के अंदर। मुझे गिनती के 4 कंसेप्ट बताने हैं, जिसमें से एक मैं बता चुका हूँ, 3 और बताने हैं, ठीक है? फिर हम अगले चैप्टर में मूव कर जाएंगे, आईटी एक्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे, जो भी अगला चैप्टर होगा हमारा, ठीक है? 4 बताने हैं, एक मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, आप उसको एक बारी पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं अगले 3 कंसेप्ट में मूव कर जाऊंगा बेटा। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए पॉज करूंगा, ठीक है? तो जो भी बच्चे लेट आए हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ बेटा, रजिस्ट्रेशन डज नॉट क्रिएट एनी राइट, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस रिगार्डिंग राइट्स, इट्स जस्ट अ लीगल फॉर्मेलिटी। तो जहां सब्सटेंटिव राइट्स में और रजिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो सब्सटेंटिव राइट पहले चेक करेंगे, ठीक है बच्चे? समझ में बात की नहीं है? सब्सटेंटिव राइट्स पहले चेक किए जाएंगे और जिसके सब्सटेंटिव राइट स्ट्रॉन्ग होंगे प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, ना कि इसके नाम रजिस्ट्रेशन है। हाँ, ये ऑन द अदर हैंड ये बात भी सही है, ठीक है बेटा? ऑन द अदर हैंड ये बात भी सही है कि मान लो कोई भी हम दोनों में से कोई भी अपने बेटर सब्सटेंटिव राइट प्रूव नहीं कर पा रहा। मान लो एक सिचुएशन तो मैंने ये समझाई ना बेटा कि मैंने प्रूव कर दी है मेरे सब्सटेंटिव राइट आर मोर स्ट्रॉन्ग देन योर्स, ठीक है? देन प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू मी एज पर द लीगल कंसेप्ट, एज पर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल कंसेप्ट्स। एक सिचुएशन मानते हैं ऐसे कि नाइदर यू नॉर मी, हम दोनों में से कोई भी
अपने बेटर सब्सटेंटिव राइट प्रूव नहीं कर पा रहा, किसके पास भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है कि जिससे ये साबित हो जाए कि यू हैव बेटर सब्सटेंटिव राइट्स देन मी और आई हैव बेटर सब्सटेंटिव राइट ओवर यू। उन दोनों में से तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन भी है, तो यहां प्रॉपर्टी मिलने के चांस तुम्हें ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। फायदा समझ में आई बात की नहीं है? तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन का बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है। मैंने कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा बताया, कोर्ट को क्या फायदा है इससे, सरकार को क्या फायदा है और हमें क्या फायदा है ना। मैंने सभी स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्रेशन का फायदा बताया। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ जाऊं, बोलो बेटा, शैली, आदित्य, ईशा, आगे बढ़ जाओ, बोलो बच्चे। रजिस्ट्रेशन का फायदा जो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है केस की। क्या बेटा? तो इसका फायदा केस की सिचुएशन पर डिपेंड होगा फिर मोस्टली अगर देखा जाए। नहीं, केस की सिचुएशन पे बेटा ये इसका फायदा होगा, फायदा तो है इसका, आप समझो ना बेटा बात को। लेकिन जहां राइट्स में डिस्प्यूट हो जाएगा, मान लो, ठीक है बच्चे, एक कंसेप्ट है, बता रहा हूं क्या फायदा है इसका। चलो मैं इसका फायदा समझाता हूं, फायदा क्या है। मान लो एक प्रॉपर्टी मेरे पापा ने बनाई थी, मेरे पापा के नाम उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, इनहेरिटेड टू मी। मेरे पापा की डेथ हो गई, अब वो प्रॉपर्टी मेरे को बिलोंग करती है, ठीक है। अब कोई अगर उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, विकल्प आके बोलता है अरे ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो मैं चुप करा सकता हूं डिक्लेरेशन डिक्री लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कि कोई अगर आदमी मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा, उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उस पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को बैंक से, मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन लेने की कोशिश करेगा, उन सब को मैं चुप करा सकता हूं, क्योंकि मेरे नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन है, और मेरे पास सब्सटेंटिव राइट भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। मुझे बहुत इजीली आई कैन प्रूव माई राइट्स इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, एनी काइंड ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट। समझ में फायदा समझ में नहीं आया तेरे को इसका? आया ना फायदा समझ में? लेकिन हर प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट थोड़ी होता है, हर प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट थोड़ी होता है, लेकिन हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट तो मिलता है। बोलो, समझ आ रही है बात? लेकिन अगर कल को डिस्प्यूट हो जाए, कल को झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, उस केस में रजिस्ट्रेशन प्लेज इट्स रोल, रजिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करता है उस जगह। लेकिन ऐसा डिस्प्यूट, अब कितनी तरह का डिस्प्यूट होगा, दो डिस्प्यूट मैंने आपको भी समझाए, जिसमें एक में मेरे सब्सटेंटिव राइट आर स्ट्रॉन्ग देन यू बट रजिस्ट्रेशन आपके नाम है, और एक केस में मैंने बताया कि जहां पे दोनों का हमारा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंटिव राइट नहीं है, लेकिन वहां पे रजिस्ट्रेशन अपना रोल कैसे प्ले करेगा। मैंने डिफरेंट सिचुएशन बना के आपको समझाया, ठीक है बच्चे। इतनी बात समझ आने से कंसेप्ट आपका समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है बेटा, अब हम 3 लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे कितनी बनाएंगे बेटा? 3 लिस्ट। वी विल प्रिपेयर 3 लिस्ट, ठीक है। शाबाश बेटा, 3 लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले 2 लिस्ट की बात करता हूं, पहले 2 लिस्ट की बात करूंगा, ठीक है। आज आप सबको बेटा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज रात को ये जो क्लास का कंटेंट है इसको जरूर पढ़ लेना और अपने डाउट्स जरूर क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को हम दोबारा से मिलेंगे जूरिस्प्रूडेंस की क्लास के लिए, और इसमें मैं RS2 आपसे डिस्कस करूंगा, तो उस क्लास को मिस नहीं करना, ट्राई टू अटेंड दैट क्लास बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, आप सरकार के पास कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाओ, उसको बोलो रजिस्टर कर दो जी, सरकार कर देगी। सरकार क्यों करेगी? अरे सरकार को पैसे मिलते हैं इसलिए करेगी, ये बात नहीं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दुनिया के अंदर, सबको इकट्ठा करके लो, ठीक है। इनको हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में से वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पहले बनेगी जिनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, ठीक है, और वो डील होती है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करती है जहां पे, ठीक है बेटा, जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी। पहली बात समझ में आई, ठीक है।
और वो डॉक्यूमेंट्स, बाकी सभी वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो सेक्शन 18 डील करता है। दो लिस्ट हो गई बेटा, सेक्शन 17 और 18 की। 17 में वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सेक्शन 17 में वो लिस्ट पढ़ेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है। और सेक्शन 18 में हम वो लिस्ट पढ़ेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। तुम्हारी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ। सर क्यों करवाएं, क्यों करवाएं? आपका सवाल है सर, जब जरूरी नहीं है तो क्यों करवाएं? तुम्हारी मर्जी, मत करवाओ। तो क्या बेनिफिट मिलेगा करवाने का? अरे तुम्हारी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगी। सर एग्जांपल दो। हाँ दे देता हूँ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल विल, कोई आदमी चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी फलाने आदमी को, पर्टिकुलर आदमी को मिलनी चाहिए, तो वो विल बना ले। तो विल की रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, करवाना करवाओ, मत करवाओ। सेक्शन 18 में फॉलो होती है। करवाओगे तो उस आदमी को बेनिफिट नहीं होगा, जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, जो बेनिफिशियरी है उसमें, उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? वो आसानी से प्रूव कर पाएगा ना कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, अगर वो विल रजिस्टर्ड होगी तो वो लोग, ध्यान से सुनो कान खोल के, जो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, ऑल्दो द डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द मैंडेटरी लिस्ट ऑफ सेक्शन 17, yet they can get registered this document under section 18 to enjoy the benefit of registration. बोलो बेटा, बात समझ में आया कि नहीं? Yes, दो लिस्ट होगी तैयार, एवरीबडी बेटा समझ में आया? अगर आप मुझसे पूछो सर टॉप 10 क्वेश्चन बताओ बुक के अंदर, टॉप 10 क्वेश्चन, मैं बताऊंगा टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है बेटा? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? टारगेट ये है कि रजिस्ट्रेशन जूरिस्प्रूडेंस को तुम उड़ा के रख दो बेटा, ठीक है? तुम्हारी ऐसी आंधी क्रिएट कर दो, जूरिस्प्रूडेंस को उड़ा के रख दो बेटा। यू हैव टू गॉट दैट टाइम बेटा, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। तो दो सेक्शन हमें पढ़ लिए, 17 और 18। एक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बेटा, जो वर्ड समझ में ना आए पूछ लो मेरे से अब बेटा। और उसमें क्या पढ़ा हूं, एक सेक्शन 17 में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और जिनकी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो सेक्शन 18 है, ठीक है? अब मैं एक और लिस्ट की बात करता हूं, इन दोनों के बीच की एक और लिस्ट, ठीक है? हाँ, एक्सेप्शन 17 की एक्सेप्शंस बेटा। सुन लो पहले, कंसेप्ट पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना बेटा, ठीक है? एक बारी कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बच्चा खुद ही पढ़ लेता है, खुद ही याद कर लेता है, लिख भी खुद देता है। बस टीचर का काम होता है कंसेप्ट समझाना, ठीक है? मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। तीनों लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। तीसरी जो लिस्ट है उसमें कई रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी। जैसे आपने कंपनी लॉ का जिक्र किया था, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, जैसे पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन, जैसे सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन, जैसे ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन, और भी न्यूमरस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे एलएलपी की रजिस्ट्रेशन। कई तरह की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है, और भी कई लॉ हैं ऐसे जो कहते हैं कि यहां फलाने डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाओ, यहां रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है? अब अगर रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर लॉ है हमारे पास, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर लॉ है, ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर लॉ है बेटा हमारे पास, तो जहां पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में लिखी है तो वो इस एक्ट की एक्सेप्शन में फॉलो कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो सेक्शन 7 की रजिस्ट्रेशन में आ रही है, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 17 कहता है कि इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और 17(1) की एक्सेप्शन का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अरे उसका मतलब यह है कि उनकी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट में नहीं होगी, किसी और लॉ में होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 3 लिस्ट हो जाएंगी बेटा, 17 की, 18 की और 17 की एक्सेप्शन की। बोलो बेटा कंसेप्ट क्लियर है? डाउट है तो पूछो, ठीक है?
डाउट है तो पूछो। अब मैं आपको ठीक है समझो बेटा, अब ये क्योंकि मैंने क्या बोला, टॉप 10 क्वेश्चंस में से है जो कर रहे हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता हूं, ठीक है, एंड गिव यू सॉलिड 10 मिनट्स। इस 10 मिनट के अंदर तुम्हें तीनों लिस्ट पढ़नी है, 17 की, ठीक है, 18 की और 17 के एक्सेप्शंस की, ठीक है। जब तुम पढ़ोगे तुम ये सोचो कि हम अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मैं वहां हूं नहीं, समझो कि एल के सोनी गायब है यहां से, और तुम उसको पढ़ो। तुम्हें पढ़ते हुए कुछ दिक्कतें आएंगी उसमें, ऑब्वियसली दिक्कतें आनी चाहिए, हो सकता ना भी आए, हो सकता है। इन केस जहां दिक्कत आ रही है वो पेंसिल से मार्क कर लो, और अभी के अभी लाइव 10 मिनट के बाद उन डाउट्स को क्लियर करो। क्योंकि मैंने ये क्या बोला बेटा कि टॉप 10 क्वेश्चंस में से ये है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिसपे हाईली इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो अभी 5:36 हो गए, तो 5:45 मिनट तक, यानी 9 से 10 मिनट दे रहा हूं आपको मैं। 1.5 पेज पढ़ना है टोटल बेटा, 1.5 से 2 पेज पढ़ने हैं 10 मिनट के अंदर आपको, ठीक है। वो पेज पढ़ो, जहां डाउट है वहां अंडरलाइन कर लो और अपने कंसेप्ट मुझे से पूछो, शाबाश कर दिया, पूछो जो आपको समझ में नहीं आया बेटा। रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया ऑन। सेक्शन 17 की बात करेंगे, यस बेटा। एनीबॉडी कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, पूछो उसमें सेक्शन 17 की लिस्ट में से। अभी रोहित बोल। सर कौन से होते हैं? यस बेटा, मुझे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विंकल, आपने क्या पूछा, दोबारा पूछो बेटा एक बार, मुझे थोड़ा सा। सर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ठीक है बेटा, समझाता हूँ। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट समझाता हूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको प्रूफ नहीं करना पड़ता, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको प्रूफ नहीं करना पड़ता, जो अपने आप में ही एविडेंस हैं, उनको बोलते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे देखो ये 500 रुपये का नोट है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है पता है? आरबीआई एक्ट के अंदर, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट के अंदर हुआ है। ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये अपने आप में एक कंप्लीट है, इसको साबित करने के लिए किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और उनकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी। जैसे आपकी प्रॉपर्टी की कागज है, वो क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, उसको साबित करने के लिए आपको किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है, उसको नॉन टेस्टामेंट्री कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री वो जिनको साबित करना पड़ता है, आपके पास वो है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जिनको साबित करना पड़े कोर्ट में उनको टेस्टामेंट्री कहते हैं, जिनको साबित ना करना पड़े नॉन टेस्टामेंट्री कहते हैं। अब अगर जैसे आपकी प्रॉपर्टी की कागज है, वंस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, दे बिकम्स नॉन टेस्टामेंट्री, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज हम नहीं कर सकते, यानी जिनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज हम नहीं कर सकते, उनको नॉन टेस्टामेंट्री कहते हैं। बोल्ट ट्विंकल क्लियर है बेटा? यस सर। इस लिस्ट को पढ़ दो एक बार, शाबाश। 17 में और कोई डाउट है तो पूछो। सर जो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका एक्सेप्शन समझा दो एक बार। हाँ जी बेटा, मैं समझा देता हूँ। यस बेटा, आप ओपन कर लो प्लीज। कहाँ पे दिया बेटा? सर डी पेज 462, ये वाला सर। ओके, ये वाला बेटा, ठीक है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर,
ठीक है बेटा। लीज कई तरीके से दे सकते हैं, मंथ टू मंथ भी कर सकते हैं, ईयर टू ईयर भी कर सकते हैं बेटा। जहां आप ईयर टू ईयर पे कर रहे हैं और एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। लीज अगर आप ईयर टू ईयर कर रहे हैं या आप 1 साल से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या आप इकट्ठा ईयर का रेंट रिजर्व कर रहे हैं, तो उसकी उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, सेक्शन 17 में आएगी। बोलो बेटा समझ में आए कि नहीं आए? एक्सेप्शन समझ जाए, ये समझना है बेटा। Yes, sir. अच्छा, a lease for 1 year containing an option to the tenant to renew further period for 1 year or any other term is not a lease for term exceeding 1 year and doesn't require registration under this clause. ठीक है बेटा। हाँ सेक्शन अंडर 1 ईयर तो कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब है बेटा जैसे आप एक्सीडिंग 1 ईयर है ना बेटा, लीज फॉर 1 ईयर, ठीक है, मतलब 12 महीने की आप कर रहे हो, 12 मंथ्स की लीज कर रहे हो बेटा, ठीक है। 12 मंथ से ज्यादा करोगे तो डी में आ जाएगा बेटा, और 12 मंथ से कम करोगे ना बेटा, आपके पास ऑप्शन है रिन्यू करने का ना उसको बेटा, वो फिर भी 12 महीने के अंदर आएगी ना बेटा, 12 मंथ से एक्सीडिंग 1 ईयर नहीं होगी ना बेटा। और एनी अदर टर्म इज नॉट अ लीज फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर एंड डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। अरे बच्चे 1 साल से ज्यादा होगी तो डी में आएगी, 1 साल से ज्यादा होगी तो डी में आएगी, 12 महीने होगी उससे कम होगी तो एक्सेप्शन में आएगी। इसमें बेटा क्या डाउट है ट्विंकल? सर वो सेक्शन 18 में भी यही पॉइंट दिया था, उसमें लिखा था ऑप्शनल है रजिस्टर करना, में लिखा था कंपल्सरी, तो वो कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया बाद में। ये वाला पॉइंट सेक्शन 18 का सी। A lease of property for any term not exceeding 1 year and lease exempted under section 17। हाँ बेटा, जो 1 साल से ज्यादा नहीं है, जो 17 में एग्जम्प्ट है, वो यहाँ पे ऑप्शनल है। 12 महीने से की लीज है, 12 महीने की कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है करवा लो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर 12 महीने से ज्यादा होगी तो सेक्शन 17 के डी में आ जाएगी। बोलना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्विंकल। अगर 12 महीने से उसमें 12 महीने या उससे कम है तो 18 में आ गई, ज्यादा है तो 17 में आ गई बेटा। 18 में आ गई तो आपके पास ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो या ना करवाओ, आपकी मर्जी है। बोलो बच्चे। यस सर। कोई और डाउट है तो पूछो, कोई और डाउट है तो पूछो बेटा। ये जो ट्विंकल ने डाउट पूछा है ना, दोनों डाउट ट्विंकल के बहुत सॉलिड डाउट है, ये दोनों एग्जाम के बहुत हिट क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट से आते हैं। टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री का फर्क और लीज का रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है, तो 17 क्लोज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लोज डी एंड सेक्शन 18 क्लोज सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिला के लिख के आना है आपने, लीज का क्वेश्चन आएगा तो। और 107 टीपीए भी इसमें रेफर आप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, जाओ और कोई डाउट है तो पूछो। लिस्ट पढ़ लो, लिस्ट 17 की लिस्ट पढ़ ली आपने? पढ़ ली सभी बच्चों ने 17 की लिस्ट? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। 17 की लिस्ट में कोई डाउट नहीं है तो 49 पे मूव हो जाओ बेटा, बोलो। शुड आई मूव टू सेक्शन 49? शैली बोलो बेटा, चलो 49 सेक्शन निकालो बेटा, कहां लिखा है? पेज नंबर 469। हाँ समझ गया बेटा, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। consequence of non registration of documents। ठीक है बच्चों, सेक्शन 49 consequence of non registration। भाई
जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था, 17 में आपने लिस्ट पढ़ी, जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी। अगर अब आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था, पहले तो इसकी हेडिंग पे काम करो, इस हेडिंग को ही समझो पहले। क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था, उसकी रजिस्ट्रेशन तुमने नहीं करवाई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे अब, ठीक है। सेक्शन 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 और बाय एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है बेटा, shall affect any immovable property of comprised therein unless it has been registered, confer any power to adopt, be received as evidence, ठीक है। पहले क्या करो, ठीक है बेटा, ये लाइन पढ़ो, फिर ये 3 पॉइंट पढ़ो, और फिर हर एक पॉइंट को इस लाइन के साथ जोड़ो, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में इन दोनों लाइनों के बीच में हर एक पॉइंट को जोड़ो, हर एक अलग कंसेप्ट बनेगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और आप उसको नहीं करवाते, तो उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रॉपर्टी का जिक्र है, यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में किसी प्रॉपर्टी का जिक्र है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बिलोंग करती है, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, उस डॉक्यूमेंट का एज सच कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाएगा। वो डॉक्यूमेंट, यस, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे आप किसी राइट को क्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने राइट अदरवाइज साबित करने पड़ेंगे, उस डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होंगे। मान लो मैं कहता हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, मैं क्या कहता हूं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं अपने राइट उस डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं साबित कर सकता, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, वो टेस्टामेंट्री बन जाएगा वो, है ना, तो क्योंकि उनकी क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन है, वो नॉन रजिस्टर्ड है। 3 बातें है ना बेटा। तो तीसरी बात, कंफर एनी पावर टू अडॉप्ट, अगर उसमें उस डॉक्यूमेंट में कोई पावर दी है अडॉप्शन की, तो पावर वैलिड पावर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। बोलो बच्चे, क्लियर है कि नहीं? ये देखो बेटा, EPQ लिखो, EPQ। Section 49 is mandatory and a document which is required to be registered cannot be received in evidence as affecting immovable property। मुल्ला पेज, ये मुल्ला एक लीगल रेफरेंस गाइड है CPC के ऊपर बेटा। मुल्ला जी कहते हैं कि एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुल्ला जी ने कंफर्म कर दी इसकी इंटरप्रिटेशन, यानी ये सेक्शन 49 है और ये मुल्ला जी की इंटरप्रिटेशन है। Unregistered document which comes under section 17 cannot be used in any legal proceeding to bring out indirectly effect which it would have been introduced। वही बात इनडायरेक्टली कह रहा है बेटा, जो सेक्शन 17 में मैंने समझी। आई होप क्लियर है बेटा, बोलो सभी बच्चों को क्लियर है? सेक्शन 17 पढ़ो बेटा, शाबाश। सेक्शन 49 पढ़ो एक बार, सभी बच्चे सेक्शन 49 को पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। क्या पढ़ा हमने सेक्शन 49 में? कॉन्सिक्वेंसेस। किस बात के कॉन्सिक्वेंसेस? फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन वाज मैंडेटरी बाय सेक्शन 17। पूरी बात लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे। सेक्शन 49 सेक्शन 18 की बात नहीं कर रहा है। हेलो, सेक्शन 49 ने सेक्शन 18 की बात नहीं करी। सेक्शन 49 ने सिर्फ सेक्शन 17 की बात करी है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, मैंडेटरी था सेक्शन 17 के अंदर, उनकी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुई तो ये 3 इफेक्ट होंगे।
ठीक है बेटा, जिस प्रॉपर्टी की बात करी है उसकी कोई उसका लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोर्ट में एविडेंस नहीं मानेंगे, और अगर अडॉप्शन की पावर कन्फर की है तो उसको भी इफेक्ट नहीं मानेंगे। कोई और डाउट है तो पूछ लो बेटा, शाबाश। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, शाबाश, सभी बच्चे ये वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। A buys a land for rupees 2.5 crore from B in Delhi. A and B executed the sale deed but didn't register it from the sub-registrar. After entering into the sale deed, it came to the knowledge of A that some dispute was pending in the land. ठीक है, A cannot knock the door of the court as the sale deed is not registered. This is because of such document is dealt by section 17, which contemplates that mandatory registration. Afterwards, A cannot give excuse that he was unaware of the law because ignorance of law is not excuse. बोलो बच्चे, समझ में आई बात नहीं आई? It's very good example to clear the concept of registration. ये कहते हैं मुझे पता नहीं था कि इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अरे तेरे को पता होना चाहिए था। तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो 10,000 रुपए वकील को भी तो देने चाहिए तेरे को। हाँ, समझने की बात की नहीं है। However बेटा, ये however बड़ा खतरनाक होता है बेटा लॉ में। ठीक है, क्योंकि नरसिम्हा राव का केस भी पढ़ना है बेटा, हमें यहाँ तक पढ़ना है हमें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार ही आया ये वाला केस, ये वाला एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका केस, इसलिए ये भी पढ़ना है। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ पढ़ोगे अब आगे, मैं समझाऊंगा आगे आपको बेटा। ठीक है, unregistered document affecting your property and required by this act or the TPA to be registered may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance or as evidence of part performance of a contract for the purpose of 53 of the। ठीक है बेटा, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी बिल्कुल एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, दो जगह उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी चाहे आपने डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड करवाया है। एक तो क्या, एक तो सेक्शन 53A में जब पार्ट परफॉर्मेंस करवा रहे हो, सेक्शन 53A टीपीए का एक सेक्शन है, पार्ट परफॉर्मेंस कहता है कि इस पर्पस के लिए वो एविडेंस माना जाएगा, पार्ट परफॉर्मेंस के लिए एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए अगर स्पेसिफिक रिलीफ चाहते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर उस बात के लिए भी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, the purpose is that document which has not conveyed or passed title may still be used as evidence of the terms। थोड़ा बहुत तो सबूत उसका है, लेकिन इन दो पर्पस के लिए वो उसको थोड़ा बहुत एविडेंस मान लेंगे, ये बात एक्सेप्शन में करिए। ठीक है, 53A के टीपीए के लिए, सेक्शन 53A टीपीए के लिए वो एविडेंस माना जाएगा, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसको एविडेंस, टर्म्स कंडीशंस जानने के लिए कि क्या टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको एविडेंस मान लेंगे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किस टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस पर्पस के लिए सिर्फ मानेंगे, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन हम नहीं मानेंगे। आपको ये बात समझ में आए कि जब भी प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो 11 महीने का एग्रीमेंट क्यों करते हैं? ताकि वो 12 महीने का भी नहीं करते ताकि डिस्प्यूट ना हो, इसलिए वो 11 महीने का छोड़ देते हैं ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन ना करवाना पड़े, रजिस्ट्रेशन का खर्चा बच जाता है, इसलिए वो 11 महीने की करवाते हैं। तो आया था ना लीज भी पिछला पॉइंट, समझ में आया आपको बात? ये वाला पैराग्राफ बताओ बेटा, ये वाला पैराग्राफ को डाउट तो पढ़ो, सभी बच्चे पढ़ो बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नरसिम्हा राव वर्सेस साई विष्णु का केस पढ़ेंगे, नरसिम्हा राव वर्सेस साई विष्णु का केस हम पढ़ेंगे उसके बाद।
चलो बेटा, अब मैं ये नरसिम्हा राव वाला केस बता रहा हूँ बेटा। स्टूडेंट्स क्लियर है ये बात बेटा? ठीक है, कि दो एक्सेप्शन समझ में आ गई आपको? बोलो बच्चे, कि एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एविडेंस हो सकता है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और एक 53A टीपीए के लिए पार्ट परफॉर्मेंस के लिए वो हो सकता है बेटा। ठीक है, समझाऊं कैसे पार्ट परफॉर्मेंस के लिए? कैसे समझा दूं? एक बार समझा देता हूं कैसे। देखो, अगर आपको डाउट, आप पूछते तो हो नहीं बेटा, आपको कुछ भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पूछते नहीं। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने होते हैं, पढ़ेंगे है ना, सेक्शन 26 वगैरह 23 वगैरह पढ़ेंगे हम। रजिस्ट्रेशन के लिए कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं। मैंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, जनवरी में हमारा एग्रीमेंट हुआ, आपने कहा 15 अप्रैल को करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन। मैं ठीक है, मैं इतने अमेरिका घुमाता हूँ, वहाँ से आके मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, तो 15 अप्रैल को आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। ठीक है, पैसे मैं आपको दे चुका हूँ, एग्रीमेंट हमारा हो चुका है। ठीक है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा दे चुकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था इसका, तुमने इस बात का फायदा उठाया, प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट स्पेसिफिक रिलीफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम बचा था ना, और मेरे पास एग्रीमेंट है। मैंने कहा देखो, इससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करवाता, इससे पहले चलाक आदमी था, इसने किसी और को बेच दिया और वहां रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस एक आदमी कर चुका है, अपना काम कर चुका है, 53A में होता है टीपीए का। तो उस केस में मुझे ये प्रूव करना है कि मैंने एग्रीमेंट किया था, पेमेंट कर चुका हूं मैं, और इस आदमी ने मेरे साथ 420 की है, धोखा दिया है मेरे को, मेरी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। तो उस पर्पस के लिए वो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा इस एक्सेप्शनल केसेस में, अदरवाइज उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अगर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता, तो दोनों सिचुएशन बता रहा हूं मैं, अगर तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता तो मैं दुनिया में किसी भी आदमी से टकरा जाता, अरे मैं मालिक हूं इसका, भाई मेरा नाम रजिस्ट्रेशन है, देखो। उसकी उतनी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है कि फिर तो मैं किसी को भी चैलेंज करता, कोई मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ था, मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं। अब मैं किसी और को चैलेंज नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है बेटा, ये मतलब है इसका, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको तुम चैलेंज कर सकते हो, बस किसी और थर्ड पर्सन को चैलेंज नहीं कर सकते। मान लो तुमने प्रॉपर्टी बेच दी एक्स को, मैं एक्स को नहीं निकाल सकता वहां से उस डॉक्यूमेंट के बेस पे। अगर तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता तो मैं एक्स को भी निकाल सकता, तुम्हें भी देख लेता मैं। अब क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वैलिड है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें टोक सकता हूं उस डॉक्यूमेंट के बेस पे, किसी और को नहीं टोक सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ रही तो बेटा। ठीक है, इतना खोल के बता दिया आपको बेटा, इससे ज्यादा क्या बताऊंगा? बताओ, समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हो बेटा, आप समझ में नहीं आया तो बेटा मैंने तो देखो अपना पूरा जोर लगा के आपको समझा दिया। आप पूछो बेटा, डाउट पूछो। ठीक है, क्लियर है? अगर तो आप ये एग्जांपल समझ गए हो तो अगला केस भी समझ जाओगे। अब आप केस पढ़ते हैं, नरसिम्हा राव वर्सेस साई विष्णु का केस। ठीक है, इस केस को पढ़ो एक बार। It has been held that it is settled legal practice that on unstamped instrument is not admissible in the evidence even for collateral purpose. ठीक है बेटा, अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है वो collateral purpose के लिए भी admissible नहीं होता, but an unregistered instrument originally unstamped if duly stamped subsequently can be admitted in evidence even though it continues to be unregistered for collateral purpose. So actual terms cannot be looked into. आप समझ जाओगे, आप पढ़ लो इसको एक बार, आप पढ़ लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो।
ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। कोलेट्रल पर्पस बेटा, कोलेट्रल पर्पस जैसे ऊपर समझाया मैंने, कोलेट्रल पर्पस के लिए है बेटा मेन जो पर्पस है, जैसे कोलेट्रल पर्पस के लिए कि भाई हम ये साबित करना है कि हमारे बीच में एविडेंस है और हमारे बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। ऐसा जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो आपको राइट देता है, प्रिविलेज देता है, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोलेट्रल पर्पस के लिए थोड़ा बहुत संबंधित मामले के लिए आप उसको एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। कोलेट्रल पर्पस के लिए वो एविडेंस हो सकता है और किसी चीज के लिए वो एविडेंस नहीं हो सकता, ठीक है बच्चे। क्लास छोड़ के चले गए, क्लास मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं यहीं तक कराऊंगा, क्लास तो आगे भी चलेगी ना बच्चे। यहां तो कोई डाउट है तो पूछो बेटा, यहां तो कोई डाउट है तो पूछो। तो यहां रजिस्ट्रेशन एक्ट की रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं खत्म।